हेलो गाइज, आज का चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। गाइज, इस चैप्टर में जो ऑथर की फैमिली है वो एक समुद्री यात्रा पर जाना चाहती है। समुद्री यात्रा मतलब एक लंबी समुद्री यात्रा पर। यहाँ पर जो ऑथर की एज है वो है 37 और उनका जो वर्क है वो है बिजनेस। उनकी वाइफ है मैरी, सन है जॉनथन जिसकी एज है 6 ईयर, डॉटर है सुजैन और उनको प्यार से सुज बुलाते हैं जिनकी एज 7 ईयर रही होगी। अब सबका एक सपना है कि उन्हें एक लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। इसके लिए वो स्टार्टिंग करते हैं जुलाई 1976 में। वो इंग्लैंड से इस यात्रा को शुरू करते हैं। इस यात्रा में 200 साल पहले कैप्टन जेम्स भी उनके साथ थे। अब इस यात्रा के लिए उन्होंने अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाया था। वो 16 साल से इंग्लैंड की नदियों में ट्रेवल कर रहे थे, समुद्री यात्रा कर रहे थे ताकि वो इस लंबे सफ़र को एंजॉय कर पाएं, उनकी बॉडी इस तरह से चेंज हो जाए। अब उन्होंने 25 मीटर लंबी 3000 किलो की एक बोट बनवाई थी जिसका नाम था बेव बोकर। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस यात्रा को वो करने जा रहे थे वो उस समय की सबसे लंबी यात्रा थी और इसके लिए उन्होंने उस यात्रा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर का सफर तय करके अफ्रीका से केप टाउन गए। उसके बाद उन्हें नेक्स्ट स्टेप लेना था, मतलब आगे की ओर जाना था और इस सब में उन्हें 3 साल का समय लगा। ये यात्रा उनके लिए आसान रही और कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, सफर में कोई दिक्कत भी नहीं आई थी। 3 साल उनके आराम से कट गए। उसके बाद जो आगे का सफर था वो बहुत ज्यादा मुश्किल भरा था और ये बात ऑथर जानते थे। ये यात्रा उस समय की सबसे लंबी यात्रा थी और इस यात्रा के लिए या फिर कह सकते हैं उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए खुद को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर किया था और अपनी फैमिली को भी। इस यात्रा को पूरा करने के लिए उन्होंने 25 मीटर लंबी 3000 केजी की एक बेव बोकर नाम की बोट बनवाई थी और अपने इस सफर को उन्होंने 2 चरणों में बांटा था। पहले चरण में वो 1,05,000 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और अफ्रीका से केप टाउन तक जाते हैं। इन सब में उन्हें 3 साल का समय लगता है। अब ये सफर उनके लिए आसान था और कोई मुश्किलें भी नहीं आई थी। अब बारी थी दूसरे चरण की। दूसरे चरण में उन्हें साउदर्न इंडियन ओशन को टेकल करना था और इस खतरनाक यात्रा में वो अपने साथ 2 फीमेल अमेरिकन लेरी बिगली और स्विस हॉप सिलर को लेकर गए थे। केप टाउन से आगे का सफर मतलब दूसरा चरण शुरू हो चुका था और केप टाउन से निकलने के बाद ही उन्हें कई हफ्तों तक तूफान का सामना करना पड़ा। अब उन्हें हवाओं से डर नहीं लग रहा था, उन्हें डर लग रहा था तो उन तेज आती लहरों से जिनकी ऊंचाई उनके सिप से 15 मीटर ज्यादा थी। अब उन लहरों को देखते हुए वो काफी घबरा गए थे और उन्हें उम्मीद थी कि 25 दिसंबर का दिन था, क्रिसमस डे था, शायद तूफान रुक जाए। उम्मीद के साथ साथ तूफान रुका नहीं और ज्यादा जटिल हो गया और ज्यादा तेजी पकड़ ली उसने और तूफान की तेजी के साथ साथ उनकी जो बोट थी वो 16 किलोमीटर पर हार्स की स्पीड से ही चल रही थी। शाम होते होते तूफान ठंडा होने लगा। तूफान थमने का मतलब हम समझ गए थे कि तूफान और तेजी से आएगा। तूफान थमने का मतलब ये नहीं था तूफान थम जाएगा, उसका मतलब था तूफान और तेजी से आने वाला है और हम सब इसके लिए प्रिपेयर थे। तूफान आने से पहले ही हमने अपनी बोट में जितनी भी चीजें थी वो सारी एक बार नहीं 2-2 बार रस्सियों से बांध ली थी। सबने अपनी लाइफ पहन ली थी, जैकेट पहन ली थी, सब तैयार हो चुके थे। बस मैंने डायरेक्शन व्हील पकड़ रखी, मतलब डायरेक्शन वाली व्हील नहीं संभाल रहा था और मैंने देखा कि शाम के 6 बजे हमारे सामने से काला बादल था। असल में वो काला बादल नहीं था, वो एक तेज लहर थी और क्योंकि मैं सामने ही था तो वो आकर मुझसे टकराई और मुझसे डायरेक्शन व्हील छूट गई और वो लहरें अपने साथ मुझे अपने समुंदर में ले गईं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जो सांसें हैं वो धीरे धीरे रुक रही हैं और मेरी बॉडी का जो पेन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर ही रहा हूँ कि अचानक से मेरी जो जॉकेट थी उसके थ्रू मैं ऊपर आया और कुछ सपोर्ट लेकर मैं अपनी बोट पर चढ़ा। शिप के ऊपर चढ़ने के बाद मैंने स्टीयरिंग व्हील को संभाला कि तभी एक हैच खोलकर मेरी वाइफ मैरी वहां से आती हुई बोलती है कि डेक टूट गया है और हम सब डूब रहे हैं। मैंने अपनी वाइफ मैरी को सांत्वना देते हुए स्टीयरिंग व्हील संभालने को कहा और मैं डेक की तरफ निकल गया।
डेक को संभालने के लिए स्क्रू वगैरह कलेक्ट कर ही रहा था कि मुझे याद आया कि मेरे बच्चे, मैं उनसे मिलने गया तो मैंने देखा कि मेरी बेटी के सिर पर चोट आई थी और मैंने उनसे पूछा कि तुम ठीक हो? तो मेरे बच्चे बोले हाँ हम ठीक हैं। और मेरी बेटी ने कहा कि पापा सिर पर चोट लगी है तो दर्द हो रहा है। मैंने उससे कहा कि मुझे अभी तुम्हारे सिर दर्द की चोट देखने का टाइम नहीं है, मुझे तुम्हारी जान बचानी है। और मैं टूल्स को ढूंढने लगा। मैंने स्क्रू, हैमर और कैनॉस उठाया और डेक की तरफ दौड़ा। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैं डेक को फाइनली वाटर प्रूफ कर पाया। अब उतने ज़्यादा अमाउंट में पानी अंदर नहीं आ रहा था जितना पहले आ रहा था कि तभी मुझे खबर मिलती है कि हमारे दोनों पंप काम करना बंद कर चुके हैं। अब इस चीज़ से मैं फिर से हताश हो जाता हूँ कि तभी मुझे याद आता है कि जब हमने यात्रा शुरू की थी तो मैंने एक इलेक्ट्रिक पंप ड्राइंग रूम में रखाया था, शायद वो ठीक हो। मैं पंप की तरफ दौड़ता हूँ और उस पंप को आउट पंप से कनेक्ट कर देता हूँ। जब ऑन करता हूँ तो वो फाइनली चल रहा था, वो चलने की कंडीशन में था और वर्क कर रहा था। इस चीज को देखकर मैं भगवान को थैंक यू कहता हूँ क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत मदद की। ये पंप चलना कोई आसान बात नहीं थी। सिचुएशन कंट्रोल में थी। 2 जनवरी की रात हमारी जिंदगी में एक काली रात की तरह छप चुकी थी। हमारे शिप की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। 3 जनवरी की सुबह को मैं शिप का दौरा करने जाता हूँ तो देखता हूँ कि सारे पोल डेड हो चुके हैं और जो हमारी शिप थी वो केवल अपने फ्रेम पर ही चल रही थी, फ्रेम की वजह से ही चल रही थी। अब ऐसी शिप से 1,05,000 किलोमीटर का सफर तय करना मुश्किल था, मुश्किल नहीं नामुमकिन था। हमने बहुत सारी इमरजेंसी कॉल्स की, कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट उन सब का रिप्लाई ना आना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि हम जिस जगह पर थे वहां ये चीजें थी ही नहीं। दूर दूर तक बस पानी था और शिप तो कहीं थे ही नहीं। हमें किसी चीज का कोई रिस्पांस मिल ही नहीं रहा था। बट सिचुएशन अब कंट्रोल में थी। पानी कम हो रहा था और पंप लगातार काम कर रहे थे और तूफान भी थमने लगा था कि तभी मेरी बेटी सुजैन, जिसकी उम्र 7 वर्ष की थी, उसने अपनी आर्म पर मुझे एक बहुत गहरा कट दिखाया। मैंने उससे पूछा कि तुमने ये कट उस टाइम क्यों नहीं दिखाया? तो उसने कहा पापा आप हम सबकी जान बचा रहे थे और मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी। मैं और मेरे 2 और साथी जो शिप को संभाल रहे थे शिफ्ट बाय शिफ्ट आराम कर रहे थे और 2 जनवरी हमारी जिंदगी में एक काली रात की तरह छप चुकी थी और हमारी शिप पे जितना भी खाने का सामान था वो सब कुछ वो बहा कर ले गई थी। जितना भी सामान था, खाने पीने सोने रहने का सारा सामान वो अपने साथ ले गया था। अब हमें ऐसी जगह पहुंचना था जहां पहुंचकर हम अपनी शिप रिपेयर करा सकें ताकि आगे का सफर तय कर सकें और साथ ही साथ खाने के लिए कुछ चीजें ले सकें। अब इस चीज को देखने के लिए मैं फटाफट से अपने मैप रूम में गया और मैप को देखने लगा कि कोई तो ऐसी जगह होगी। बट रात की सुनामी की वजह से सी रॉक्स मैग्नेटाइज हो गई थी और कैंपस काम करना बंद कर चुका था। इस वजह से हमें अपनी लोकेशन ट्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा और मैंने मैप को देखकर अंदाजा लगाया कि 100 किलोमीटर दूर एक साइंटिफिक प्लेस है जहां पर हमें मदद मिल सकती है। बट हमारे प्रोपेलर काम करना बंद कर चुके थे। अब हम केवल हवाओं के सहारे ही चल रहे थे। जिधर हमें हवाएं ले जा रही थी उधर ही हम जा सकते थे कि तभी लाइफ जैकेट को रखते टाइम मेरी वाइफ को एक बिस्किट का पैकेट मिला। 2 दिनों में पहली बार हम लोगों ने कुछ खाया था। तूफान कहीं गया नहीं था। शाम 4 बजे हमारे पीछे के बादल फिर से काले होने लगे और मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे का हाथ पकड़ के डरे हुए थे और बैठे हुए थे क्योंकि हमें पता था कि शायद हम पिछली बार की तरह इस बार खुशनसीब साबित ना हो। फिर भी हमसे जो हुआ वो हमने किया। हमने बोट पर प्रोवाइड प्लास्टिक फाइबर, नायलॉन फाइबर से बोट की बहुत ज्यादा मरम्मत की थी। मैरी और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर बस बैठे हुए थे, पर तूफानी लहरों की वजह से हमारी बोट का जो वाटर लेवल था अंदर वो बढ़ता जा रहा था। पर उस रात शायद भगवान हम पर मेहरबान थे। हम उन सारी चीजों से बच गए, उस तूफान से बच गए और 6 जनवरी सुबह को मैं अपनी मैप रूम में फिर से वापस गया और उस साइंटिफिक प्लेस को देखने की कोशिश की। शायद वो मिल जाए, शायद हम उस साइंटिफिक प्लेस को लोकेट कर पाएं। बट मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि 1,50,000 किलोमीटर के एक समुद्र में 65 किलोमीटर का एक टापू ढूंढ रहा था। मैं ये सब कुछ देख ही रहा था कि उसी समय सुजैन वहां पर आई और उसने मेरे हाथ में एक कार्ड दिया जिस पर शायद उसने मेरी और मैरी की फोटो बनाई थी।
सुजैन ने उस फोटो को देते टाइम मुझसे कहा था कि पापा मैंने इस पर 2 फनी लोगों की फोटो बनाई है, शायद इसे देखकर आपके फेस पर स्माइल आ जाए। बट उसके जाने के बाद मैंने उस कार्ड को जब खोलकर देखा तो उसमें एक मैसेज लिखा था। उसमें लिखा था कि पापा और मम्मी, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और शायद आप मेरी लाइफ को बचा लेंगे। और फाइनली मैंने ठान लिया था कि मुझे सब कुछ ठीक करना है। अब मैंने सारी कैलकुलेशंस को चेक किया। फाइनली 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कई बार चेक करने के बाद, देखने के बाद 2 बजे लैरी को 185 डिग्री जो बोर्ड थी उसे घुमाने को कहा। और मुझे यकीन था कि अगर हम लक्की साबित हुए तो शाम 5 बजे तक हम फ्रेंच साइंटिफिक प्लेस पर पहुंच जाएंगे। लेकिन थकान और नींद की वजह से मुझे नींद आ गई और जब मेरी आंख खुली तो 6 बज चुके थे और मैं हताश हो गया कि शायद हमने वो मिस कर दिया कि तभी मेरे बेटे जॉनथन की आवाज आती है कि देखो सुजैन, शायद वो आइलैंड है। उस आइलैंड को देखकर मैंने राहत की सांस ली कि तभी मेरी बेटी सुजैन की आवाज आती है कि पापा मैं आपको एक बार गले लगा सकती हूँ। मैंने पूछा क्यों? तभी मेरा जो बेटा था जॉनथन वो कहता है क्योंकि आप वर्ल्ड के बेस्ट कैप्टन एंड बेस्ट पापा हो, इसीलिए। उस रात को हमने अपनी शिप पर ही बिताया और सुबह हमें 28 लोग अपनी मदद के लिए सामने नजर आए। अब मेरी लाइफ में मेरी वाइफ और बच्चों की रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि इस एडवेंचर में वो मेरे साथ थे और उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी थी। फाइनली यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की समरी के साथ। थैंक यू सो मच।